आज हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, अगरबत्ती है, आपको उसकी स्मेल आती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगरबत्ती की गंध है। ओके, तो आप कोई भी चीज की गंध अगर पता कर पाते हैं तो उसके लिए आपका प्रमस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, मैं आपको जो मस्तिष्क की संरचना समझाई थी तब मैंने आपको बताया था प्रमस्तिष्क में देखिए प्रमस्तिष्क जो होता है ना, उस प्रमस्तिष्क में घ्राण पिंड पाया जाता है। प्रमस्तिष्क में क्या पाया जाता है? घ्राण पिंड। अब ये जो घ्राण पिंड होता है ना, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस क्या बना है, जैसे घर में कौन सी सब्जी बनी है, कोई मिठाई बनी है या कोई सुगंध आ रही है, कोई बदबू आ रही है। इस घ्राण पिंड के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि क्या है। ओके, तो सबसे पहले जो सूचनाएं होती हैं वो हमारे न्यूरॉन, मैंने आपको बताया है कि हमारे शरीर में चारों तरफ तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है। तो ये जो अगरबत्ती की गंध होती है, नाक के थ्रू हमारे जो कौन सी तंत्रिका कोशिकाएं होती है, एक्सोन, साइटोन, इनसे स्थानांतरित होते होते मस्तिष्क में पहुंचेगी। और मस्तिष्क में भी कौन से वाले पोर्शन में? प्रमस्तिष्क में पाया जाता है घ्राण पिंड, और वहां जाके सूचनाएं पता चलती है कि हाँ ये इस चीज की सुगंध है। ठीक है, तो हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं? अगरबत्ती की जो गंध होती है वो हमारी नाक से तंत्रिकाओं कोशिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुंचती है? प्रमस्तिष्क में, और प्रमस्तिष्क के घ्राण पिंड के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो गंध किसकी है? अगरबत्ती की है। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी गंध को पहचानने के लिए। तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया। ओके, चलिए अब हम दूसरी बात करें। दूसरा क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक। ओके, आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए हमको? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गले में क्या होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, उससे क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है, और वो थायरोक्सिन हार्मोन्स तभी वर्क करेगा जब वो आयोडीन युक्त नमक उसको मिले। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन्स तभी स्रावित होता है जब उसको क्या मिले? आयोडीन हार्मोन्स। अगर आयोडीन हार्मोन्स ये आयोडीन युक्त नमक नहीं लेंगे तो आयोडीन जो होगा वो थायराइड ग्रंथि में नहीं पहुंचेगा, और थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स जो होगा वो स्रावित नहीं हो पाएगा। और थायरोक्सिन हार्मोन्स स्रावित नहीं होगा तो उसका कार्य कौन करेगा? वसा का पाचन कौन करेगा? उपापचय की क्रिया जो होती है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, वो कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन्स। और वो तभी स्रावित होता है जब गाइटर जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है उसको क्या मिले? आयोडीन। ठीक है, इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है, जिससे कि ये नमक आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में जाए और थायरोक्सिन हार्मोन्स स्रावित हो। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, कि आयोडीन युक्त नमक इसलिए खाना चाहिए क्योंकि वो थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन्स स्रावित होता है वो किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण। ठीक है, ये हो गया अपना। अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या अंतर है? अब आपको ये पता होना चाहिए कि अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं। एक चीज आप ये याद रखिए कि सारी अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है वो प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती, लेकिन जो जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है वो अनैच्छिक होती है। ओके, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होंगी वो कैसी होंगी? अनैच्छिक। लेकिन सारी अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं, क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो अनैच्छिक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, क्योंकि ये इच्छा के अनुसार नहीं होती, अचानक से होती है, और ये किसके? मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी क्रिया की प्रतिक्रिया फलस्वरूप हो, उन्हें हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आप पे चौक मारी और आपने क्या किया? हाथ अड़ा लिया। ठीक है, अब उस चौक को आपके पास पहुंचने से रोक लिया, तो वो क्या हुआ? अचानक से हुआ। आप ये नहीं सोचोगे कि हमारी इच्छा है कि नहीं। तो ऐसी अनैच्छिक क्रिया जो किसी क्रिया, मैंने आप पे चौक फेंकी तो वो क्या हुई? क्रिया हुई, और आपने हाथ से रोक लिया उसे तो वो क्या हो गई? उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो किसी क्रिया की प्रतिक्रिया फलस्वरूप होती है उसे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। ओके, तो ये भी अनैच्छिक होती हैं, लेकिन सारी अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती नहीं होती। जैसे हमारी सांस हम ले रहे हैं, ठीक है, हृदय धड़क रहा है, और कुछ भी चीजें हैं इस टाइप की जो अनैच्छिक हैं,
हम ये तो नहीं सोचते हम सांस तब ले जब हमारी इच्छा है, ठीक है। उसके लिए हम, ये इच्छा नहीं है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो हमारा कौन होता है, मस्तिष्क, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो नियंत्रित होती हैं मस्तिष्क के द्वारा, जैसे हृदय का धड़कना, सांस का लेना, ठीक है, भोजन का पचना, ये सब क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं के द्वारा होता है, ये अनैच्छिक ही है। इसके लिए हम इच्छा पर डिपेंड नहीं होता कि हमारी इच्छा हो तब हम सांस लें, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, जो किसी क्रिया की प्रतिक्रिया फलस्वरूप हो रही है और इनको कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं अलग होती है, ये भी अनैच्छिक होती हैं, लेकिन सारी अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होती। तो ये डिफरेंस हो गया। जैसे आप टहलना मान लो, ठीक है, टहलना आप क्या मानोगे कि वो अनैच्छिक क्रिया है, नहीं, ठीक है। टहलना एक ऐच्छिक क्रिया होती है, वो इच्छा पर डिपेंड करती है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है मस्तिष्क पर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है वो क्रिया के प्रतिक्रिया फलस्वरूप अचानक से होती हैं, लेकिन टहलना हम सोच समझ के करते हैं कि हाँ हमारा आज घूमने का मन कर रहा है तो आज हम टहलने चले, तो वो एक ऐच्छिक क्रिया होती है जिसके लिए मस्तिष्क रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो ये चीजें हो गई आपकी इस आंसर के लिए, अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाशानुवर्तन और जलानुवर्तन को समझाइए। प्रकाशानुवर्तन, आप एक पेड़ का एग्जाम्पल ले लें। पेड़ जो होता है उसमें जो तना होता है हमेशा प्रकाश की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो प्रकाश की ओर बढ़ना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है, और जो जड़ें होती हैं वो अंधकार की ओर जाती हैं, ठीक है, वो प्रकाश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, इसलिए हम उसे, वो नीचे की साइड होती है और तना कहाँ होता है, ऊपर की साइड होता है। तो प्रकाश की ओर तने का वृद्धि करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। अब हम बात करें इसकी जलानुवर्तन की, ठीक है। तो जलानुवर्तन जो होता है जल की ओर बढ़ना, इसके लिए हम जड़ को देखें, ठीक है, प्रयोग द्वारा ही समझा देती हूँ। आप क्या करें, यहाँ पर ये आपने पौधा लिया, एक आयताकार पात्र लें, उसमें मिट्टी भर दें और कुछ लकड़ी का बुरादा भर दें, ओके। उसके बाद आप क्या करें, एक छोटा सा प्लांट उसमें उगा दें, ओके। उसकी जड़ आपने नीचे गाड़ दी, यहाँ पर गड़ी हुई है, ओके। अब क्या होगा, आप थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर एक, मतलब मिट्टी में ही एक जगह पे गड्ढा करके उसमें आप क्या करें, पानी भर दें, पात्र रख के उसमें आपने पानी रख दिया। अब आप देखेंगे कुछ समय तक इसको धूप में रखा रहने दें, इस चीज को धूप में रखा रहने देंगे, तो कुछ दिनों बाद आप जब देखेंगे ना, तो ये जो जड़ें होती हैं आपने ऐसे सीधे गाड़ी थी, लेकिन वो जड़ें वो पानी की ओर बढ़ जाती हैं, यानी उनकी वृद्धि कहाँ होने लगती है, जिस साइड में जल, ओके। तो जड़ों का जल की ओर जाना, जड़ का जल की ओर अनुवर्तित होना, जलानुवर्तन कहलाता है। जल की ओर अनुवर्तन हो रहा है, किसका हो रहा है, जड़ का, इसीलिए इसको हम जलानुवर्तन कहते हैं, ओके। तो जड़ें जो होती हैं वो जलानुवर्तन की क्रिया को प्रदर्शित करती हैं, और जो तने होते हैं वो प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, इसलिए वो प्रकाश की ओर अनुवर्तित होते हैं, इसलिए इसको हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ओके। तो प्रकाशानुवर्तन और जलानुवर्तन दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, और मैंने इसे प्रैक्टिकली जलानुवर्तन को प्रयोग के द्वारा आपको बता दिया कि जड़ें किस तरह से जल की ओर बढ़ जाती हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।